चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग सोलेनॉइड पढ़ रहे थे और सोलेनॉइड के अंदर हम लोगों ने हल्का फुल्का आइडिया इस बात का लगा लिया कि उसके लिए किस तरह के फॉर्मूले होते हैं, उसकी क्या थ्योरी होती है। उसमें एक छोटा सा एक स्पेशल केस और है एंड वेरी इजी, दैट इज अवर आइडियल सोलेनॉइड। पहली बात तो आइडियल सोलेनॉइड बोलेंगे किसे? आइडियल सोलेनॉइड वो है जो बहुत ज़्यादा लेंथ रखता है, जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वेरी लॉन्ग, या फिर ऐसे कहूँ तो उसकी जो लेंथ है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू रेडियस। रेडियस के मुकाबले उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। ये उसका एक बेसिक सा मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक आइडियल सोलेनॉइड है और रेडियस के मुकाबले उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह से। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि इसकी रेडियस अगर r है तो इसकी लेंथ l है और जो लेंथ है वो रेडियस के मुकाबले, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी बड़ी है। ठीक है। एंड अगेन बाकी सब तो ठीक है बेटा, तार यहाँ से आया है और खूब सारे टर्न्स हैं, सारे के सारे टाइटली रैप्ड टर्न्स हैं, एकदम टच करते हुए। इस तरह का आपका वायर है, वायर में करंट आई है, वायर में करंट आपका आई है, सॉरी करंट ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा। ठीक, लेट से करंट की जो वैल्यू है वो आपके पास आई है और स्मॉल एन गिवन है। व्हेन आई से स्मॉल एन आई मीन दैट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर स्मॉल एन का अर्थ क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। कोई अगर मुझे कह दे कि सर बीच में किसी पॉइंट पर, एग्जैक्टली मिड नहीं है, मतलब बीच मतलब ना बीच में कहीं पे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मिड होना जरूरी नहीं है। ठीक है। बीच में किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स से दिस एंगल इज बीटा, एंड वी नो दैट कि अगर आपका रेडियस काफ़ी छोटा है और लेंथ काफ़ी बड़ी है तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी, रेडियस बहुत छोटा होगा, ये डिस्टेंस बहुत बड़ी होगी, रेडियस बहुत छोटा होगा। और इस केस में आपके अल्फ़ा और बीटा जो होंगे ये दोनों ही काफ़ी छोटे होंगे। और अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों अगर बहुत छोटे होंगे तो आपके जो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा है उन दोनों की ऑफकोर्स वैल्यू जो वो नियरली बनाएगी। ऐसे किसी पॉइंट पर याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर रखा था, म्यू नॉट ni/2 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट ni। और ये वाला फॉर्मूला ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बीचों बीच वाले पॉइंट पे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, जब तक आप एंड वाले पॉइंट्स के नज़दीक नहीं पहुँचते, जब तक आपकी ये डिस्टेंस रेडियस के कंपेरेबल नहीं होती, तब तक आपके अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे रहेंगे। जब तक आपके अल्फ़ा और बीटा बहुत छोटे रहेंगे तो कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा नियरली 1 होंगे और उस केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू नॉट ni ही रहेगी। तो मैं रफली आपको कह सकता हूँ कि इस सोलेनॉइड के अंदर ये इतना सारा रीजन ऐसा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये रीजन ऐसा है जिसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। लेकिन जैसे ही आप एंड पॉइंट्स के नज़दीक पहुँचेंगे तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये आर के कंपेरेबल आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये आर के कंपेरेबल आना स्टार्ट हो जाएगी, अल्फ़ा और बीटा जो है वो नॉन ज़ीरो, मतलब 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बीच वाला रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एंड पॉइंट्स पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी कम होगी, वो थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी हम देख भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क भी नहीं है, हम देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अपन अगला डायग्राम बनाते हैं। मैं तो बड़ा इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, तुम लोग नया डायग्राम बनाना। ठीक है। अगर कोई बच्चा मुझे कह दे कि सर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पहले वाले अल्फा बीटा को मैं हटाता हूँ, मिटा देता हूँ। आप लोग बच्चों नया डायग्राम बनाना, मैं तो मक्कारी कर रहा हूँ, तुम लोग अपने क्लास नोट्स में डायग्राम थोड़ा सा नया बना लेना।
अगर मुझे इस एंड पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस ऊपर वाले पॉइंट ने कितना एंगल बना रखा है उसको मैं अल्फा बोल देता, ऊपर वाले एंड ने कितना एंगल बना रखा है इसको मैं बीटा बोल देता। अब मैं कहता कि जो आपका अल्फा है ये तो टेंडिंग टुवर्ड 0 है, लेकिन आपका बीटा तो ऑफकोर्स 90 डिग्री है, और ऐसा है तो ऑफकोर्स आपका जो कॉस अल्फा आएगा ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन आपका जो कॉस बीटा है ये 0 आएगा। और इस कारण से एंड पॉइंट पर कोई मुझसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो हम कहेंगे जो बेसिक फॉर्मूला था वो तो हमें बिल्कुल याद था। बेसिक फॉर्मूला इज म्यू नॉट ni अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। बच्चों मैंने डायरेक्ट लिख दिया cos 0 प्लस cos 90 दैट इज 1 प्लस 0। आई थिंक एंड पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट ni बाई 2। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस एंड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, वेरी इजी। इस पॉइंट ने, इस एंड ने इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है, इस एंगल को तो मैंने बोल दिया अल्फा, और इस एंड ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है, इस एंगल को मैंने बोल दिया बीटा। इस केस में आप कह सकते हो कि आपका जो अल्फा है ये तो 90 डिग्री है और आपका जो बीटा है ये ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 0 है। इस कारण से आपका जो कॉस अल्फा है वो तो 0 हो गया, लेकिन आपका जो कॉस बीटा है वो हमारा 1 है। इस कारण से इस वाले एंड पॉइंट पर भी कोई मुझसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो जवाब होगा म्यू नॉट ni बाई 2 दैट इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट में म्यू नॉट ni बाई 2। तो बीच वाले पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट ni होगी। जैसे जैसे मैं एंड पॉइंट्स के नज़दीक जाऊंगा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी और एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड घटते घटते म्यू नॉट ni बाई 2 हो जाएगी। मतलब जो मिडिल पॉइंट्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका जस्ट हाफ हो जाएगी। कहाँ पर? एंड पॉइंट्स पे। आई रियली होप आपको बच्चों बात समझ में आ गई होगी, कोई बड़ा टास्क आपको लगा नहीं होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा केस और बता रहा हूँ, हालांकि उसकी इतनी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट सुनिए। अगर कोई हमसे पूछ ले कि बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी तो उसको भी देखते हैं। एक्सिस पर ही कोई हमसे पूछ ले कि बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, देखते हैं। बच्चों वही डायग्राम, वही सब बातें। आपका आइडियल सोलेनॉइड, ये रहा आपका आइडियल सोलेनॉइड, सब बातें वही। मुझे इस किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकालते। इस कॉर्नर ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है इसको मैंने बोल दिया अल्फा। इस कॉर्नर ने एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बेटा हम दूसरी साइड से मेजर करते थे, इसको मैंने बोल दिया बीटा। याद करो बच्चों, ये वाला पॉइंट जब यहाँ था तो अल्फा मेजर कर रहे थे हम इधर से और बीटा मेजर कर रहे थे हम इधर से। मैंने बाहर वाले पॉइंट पर भी यही रखा कि अल्फा मेजर किया इधर से और बीटा मेजर किया इधर से। अल्फा तो ऑफ कोर्स वी नो इट कि इट विल बी टेंडिंग टुवर्ड 0, मगर हमारा जो बीटा है वो तो 90 डिग्री से बड़ा है। तो सर उससे क्या हो गया? उससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमारा जो कॉस अल्फा है वो तो 1 होगा, लेकिन हमारा जो कॉस बीटा है वो पक्की बात है कि नेगेटिव होगा। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बाहर वाले पॉइंट पे दैट विल बी म्यू नॉट ni बाई 2 कॉस अल्फा दैट इज 1 प्लस कॉस बीटा, बट कॉस बीटा इज नॉट पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। इन दोनों का जो सम होगा ऑफ कोर्स वो 1 से छोटा होगा। तो इसका मतलब पक्की बात है कि बाहर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो श्योर बात है कि म्यू नॉट ni बाई 2 से छोटी आएगी। यही नहीं, मैं जितना दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा दूर जाऊंगा, जितना फार जाओगे, अरे मेरे बच्चों, जितना फार जाओगे आपके बीटा की वैल्यू इतनी ही ज़्यादा होगी। आप बेटा और दूर जाओगे तो ऑफ कोर्स बीटा की वैल्यू तो और बढ़ेगी, बीटा की वैल्यू और बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स कॉस बीटा की वैल्यू तो और घटेगी, नेगेटिव में चलती जा रही बेटा वो तो। ठीक है,
और अगर कॉस बीटा की वैल्यू लगातार और घटेगी तो ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार घटेगा। तो जितना दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे तो ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड लगातार घटेगा। ये एक ऑब्वियस बात भी है, ठीक है। और अगर आप चलते चलते इन्फिनिटी पर पहुंच गए तो आप जानते हो कि उस केस में बीटा जो होगा आपका टेंडिंग टुवर्ड 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत दूर अगर चले जाओगे तो बेटा ऑफ कोर्स ये वाला जो एंगल है लगभग 180 के आसपास आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत 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 दूर चले गए तो दिस एंगल विल बी ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड 180। और उस केस में आप जानते हो कि कॉस बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी -1 आ जाएगी, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो घटते 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 0 हो जाएगी। तो अगर आप बहुत दूर चले गए तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जानी चाहिए, और हो भी रही है, हो जानी भी चाहिए और हो भी रही है। आई रियली होप आप सारी की सारी बातें समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस बात को मैं हल्का सा ग्राफ से भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा याद रखने में अच्छा रहता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा याद रखने में आसान लगता है, इसलिए मैं हल्का सा ग्राफ से भी इस बात को बताना चाहता हूँ। सुनिएगा, आपके पास ये आइडियल सोलेनॉइड है इस तरह से, इस तरह से आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक है। मैं ना मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाना चाहता हूँ। देखो वाई एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा एक्स एक्सिस में ऑफ कोर्स पोजीशन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो म्यू नॉट एन आई होगी, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई। जैसे मैं उस एंड पॉइंट्स के नज़दीक पहुँचूंगा अब लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी और यहाँ पर घटते घटते म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगी। यही हाल लेफ्ट में है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई, यहाँ भी म्यू नॉट एन आई। अगर हम इस आर के कंपेरेबल डिस्टेंसेस पे आ गए तो मैग्नेटिक फील्ड अब घटना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपकी म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहले थोड़ा कांस्टेंट रहेगी इस रीजन के अंदर, तो यूनिफॉर्म रहेगी, और उसके बाद जैसे जैसे आप एंड पॉइंट के नज़दीक आओगे वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड आपकी म्यू नॉट एन आई बाई 2 है। और तो और अगर आप बाहर जाओगे तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड और घटेगी, और बाहर जाओगे तो लगातार मैग्नेटिक फील्ड और घटेगी, और चलते चलते अगर आप इन्फिनिटी पहुंच गए तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगी। इस बात को समझ गए आप। लेकिन आगे जाकर इवन अगले वाले चैप्टर के अंदर भी कभी किसी ने ऐसा बोल दिया कि है ना सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, तो आप कह सकते हो कि सर मोर और लेस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, थोड़े बहुत एंड पॉइंट्स को छोड़ दो तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड मोर और लेस यूनिफॉर्म ही होती है, और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अच्छी बात है, तो याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट तो नहीं था, है ना, समझने वाला सही था, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ भी गया। चलिए बच्चों, अब एक बात सुनिए, आपके पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड ऐसे दिखा सकता हूं बच्चों, ये आपके पास ऐसा सा ही एक आइडियल सोलेनॉइड, और ये आपके पास ऐसा सा ही एक आइडियल सोलेनॉइड, और ये 3 आइडियल सोलेनॉइड हैं, तीनों एक जैसे। दीज आर 3 आइडेंटिकल सोलेनॉइड्स। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे मटेरियल के बने हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न सब में सेम है, वगैरह वगैरह, उनकी ज्योमेट्री एक जैसी सी है। ठीक है, मैंने इसमें कोई ना कोई करंट भेज दिया है ऐसे। इस सोलेनॉइड के बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 10 मिली टेस्ला। 10 मिली टेस्ला।
यहाँ कहीं मैंने एक पॉइंट बना रखा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट नंबर 1, इसके बीचों बीच मैंने कोई पॉइंट बना रखा है पॉइंट नंबर 2, इसके एंड पॉइंट पर एक पॉइंट बना रखा है पॉइंट नंबर 3, इसके मिड पर एक पॉइंट बना रखा है पॉइंट नंबर 4, और इसके मिड पर इसके एंड पर एक पॉइंट बना रखा है पॉइंट नंबर 5। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। इन पांचों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये बताइए। इन पांचों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये बताइए। बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। ये आइडियल सोलेनॉइड है और इसका मिड वाला पॉइंट है, मतलब बीच वाला कोई पॉइंट है। बीच वाले पॉइंट पर हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट Ni और उसकी वैल्यू है 10 मिली टेस्ला। पॉइंट 1 पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी तो आप बोलोगे सर तो एंड पे है, और एंड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट Ni/2, तो ऑफ कोर्स इसकी आधी होगी, दैट विल बी 5 मिली टेस्ला। 5 मिली टेस्ला, सही बात है। अब यहां से मान लीजिए कोई करंट आएगा तो ये वाला जो वायर है और ये वाला जो वायर है दोनों पैरेलल में है, एंड वी नो इट वेरी वेल कि अगर दो वायर अगर पैरेलल में है तो करंट बढ़ जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस। मगर यहाँ पर तो ये वाला तार और ये वाला तार तो एक जैसे हैं, और अगर दोनों तार एक जैसे हैं तो ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस दोनों के सेम है। रेजिस्टेंस अगर दोनों के सेम है तो करंट बढ़ जाएगा, कैसे? हाफ हाफ बढ़ जाएगा। अगर इसमें से करंट I था तो पक्की बात है कि इसमें से करंट I/2 है, इसमें से करंट I/2 है। इसके मिड पॉइंट पर 2 पॉइंट पर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा, मैं बोल दूंगा दैट इज म्यू नॉट Ni। मिड पॉइंट पर म्यू नॉट Ni होता है, बस करंट की वैल्यू I नहीं है, I/2 है। तो आप बोलोगे सर ये मेरे पास आ गया 5 मिली टेस्ला। म्यू नॉट Ni अगर 10 मिली टेस्ला था तो म्यू नॉट Ni/2 5 मिली टेस्ला है, और जो हाल पॉइंट 2 के हैं बड़ा वही 4 के हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 4। इसी तरह से 3 पॉइंट पर कोई मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो मैं बोलूँगा फॉर्मूला है एंड पॉइंट पे है तो म्यू नॉट Ni/2, बस I करंट की वैल्यू I नहीं है, I/2 है। तो आप कहोगे सर ये म्यू नॉट Ni/2 है वो 5 है, ये म्यू नॉट Ni/4 है तो ये ऑफ कोर्स 5/2 मिली टेस्ला है। और आप कहोगे सर जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 3 पे वही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 5 पे, तो कह सकते हैं दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 5। एट पॉइंट ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ, बहुत ही काम का है। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गाउस लॉ हुआ करता था वैसे ही बड़ा यहाँ पर हमारे पास एक एम्पियर्स सर्किटल लॉ बोल सकते हो, बड़ा एम्पियर्स लॉ बोल सकते हो। ये है, याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो गाउस लॉ था वो हमारे लिए बहुत यूजफुल था, और उस गाउस लॉ का यूज़ करके हमने बहुत सारे सिमेट्रिक सर्किट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। सॉरी, सिमेट्रिक सर्किट्स नहीं, सिमेट्रिक सिस्टम्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हम लोगों ने काफ़ी सारे सिमेट्रिक सिस्टम्स थे, उनके कारण हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। आई होप यू रिमेंबर दैट। उसी तरह से इस मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर हम लोग एम्पियर्स लॉ से जो भी सिमेट्रिक सिस्टम होंगे
उनके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, जो हमारा काम है, ठीक है, वो पकड़। मेन बात तो ये आती है कि सर आखिर एम्पियर्स लॉ है क्या। एम्पियर्स लॉ कहता है, सुनना इस बात को, मैं पहले इसको एक बार ना लैंग्वेज में लिखता हूँ, फिर आराम से अपन को समझते हैं। एम्पियर्स लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field, when I say magnetic field I mean intensity of magnetic field या फिर strength of magnetic field या magnetic flux density, है ना, जो अपने नाम निकाल रखे खूब सारे B के, ठीक है। line integral of magnetic field in a closed loop is always equal to permeability of free space. I hope you remember, that is mu naught, permeability of free space times current crossing the cross section bounded by loop, बाउंडेड बाई क्लोज्ड लूप निकला, जोड़ा क्लोज्ड लूप निकला। मैं इसका पूरा अर्थ बता रहा हूँ, आराम से सुनना, सुनना बेटा। ये ऐसे कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई वायर है, इसमें करंट है लेट से I, और इस तरह से क्लोज्ड लूप है, इस तरह से क्लोज्ड लूप है, बाहर भी कोई करंट है लेट से I डैश, यहाँ एक और करंट है, करंट कैरिंग वायर है लेट से I डबल डैश, ठीक है। ये आपके पास एक क्लोज्ड लूप है। इस क्लोज्ड लूप के अंदर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करो। ये जो लाइन इंटीग्रल शब्द है, ये कोई आप पहली बार थोड़ी सुन रहे हो, मैं ही आपको पता नहीं कितनी बार सुना चुका हूँ। मैंने हो सकता है कभी न कभी पढ़ाते वक्त शायद लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द यूज़ किया हो, यहाँ पर लाइन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है। क्या फ़र्क पड़ता है, सेंसेस तो वही रहेंगे। मैं समझाता हूँ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B डॉट डी एल, B डॉट डी एल इन ए क्लोज्ड लूप, तो आप ऐसे गोला लगा सकते हो, इज ऑलवेज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड दिस लूप। इस लूप के अंदर कितना करंट है, तो सिर्फ वही करंट लिखें जो उस लूप के अंदर है, तो I इन लिख दो इसको। This is line integral of magnetic field in a closed loop is always equals to permeability of free space times inside current। उस लूप के अंदर कितना करंट है। अब सुनना, मान लीजिए कि I डैश और I डबल डैश, इन सब के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन आप B डॉट डी एल निकाल रहे हो, तो इस तरफ आपने लूप के लॉन्ग डी एल लिया, ठीक है। इन दोनों के जो एंगल आएगा लेट्स से दैट इज थीटा, तो आपने इस पॉइंट पर किया B डॉट डी एल। इसी तरह से यही B डॉट डी एल यहाँ से 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 करते करते आप वापस यहीं पहुँच गए। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट पर इन तीनों की वजह से मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे आई B वेक्टर, और आप ऐसे B डॉट डी एल निकाल रहे हो, तो आपका डी एल आया इस तरफ। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ओनली ड्यू टू I, दिस इज ड्यू टू I डैश एंड I डबल डैश, नेट मैग्नेटिक फील्ड।
आपने अगेन इस पॉइंट पर बी डॉट डी एल किया, इस पॉइंट पर बी डॉट डी एल किया, इस पॉइंट पर बी डॉट डी एल किया, इस पे 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 किया, और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। अगर आप पूरा का पूरा इस तरह से बी डॉट डी एल करोगे पूरे के पूरे लूप के अंदर, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द करंट विच आर आउटसाइड दिस क्लोज्ड लूप। इस क्लोज्ड लूप के बाहर जो करंट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो बी है ये सबकी वजह से है, लेकिन जो बी डॉट डी एल है ये सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि इस लूप ने जिसको एनक्लोज कर रखा है, जिस एरिया को एनक्लोज कर रखा है, उस एरिया में से कौन सा करंट गया है, सिर्फ और सिर्फ उस पर ही आपका बी डॉट डी एल डिपेंड करेगा। याद करिए, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जब फ्लक्स निकाला था तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किया था। ये जो ई था ये सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जितने भी चार्ज पार्टिकल पॉसिबल है सबकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी। लेकिन ये जो ई डॉट डी एस करने के बाद जो नेट फ्लक्स आया था ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था। मतलब ई वेक्टर जो है ये तो सबकी वजह से है, लेकिन ई डॉट डी एस करने के बाद जो फाइनल क्वांटिटी आई है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर ही डिपेंड करती थी, बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करती थी। आई होप यू रिमेंबर दैट, है ना बेटा। इसी तरह से यहाँ पर आप किसी क्लोज्ड लूप के अंदर इस तरह से बी डॉट डी एल करोगे तो बड़ा दैट बी डॉट डी एल इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। व्हेन आई से आई इन, आई ओनली मीन दैट कि इस क्लोज्ड लूप के अंदर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें से गुजरने वाला करंट, एंड दैट्स इट। एंड दिस इज नोन एज योर एम्पियर्स सर्किट लॉ या फिर एम्पियर्स लॉ। बस इतना सा है, इसके अलावा कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी मीडियम चेंज हुआ तो म्यू नॉट के बजाय म्यू यूज़ कर लेना, परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ऐसे यूज़ कर लेंगे। बाकी हमारे कोर्स में वो है नहीं, हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम ही है। बट स्टिल अगर मान लो कभी मीडियम चेंज आया तो सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट को म्यू से रिप्लेस कर दो, परमेबिलिटी विल बी ऑफ दैट मीडियम जिसके अंदर आपने सारा सिस्टम पुट कर रखा है। ठीक है, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं बच्चों, इसको और ढंग से देखते हैं, है ना, इसको और बढ़िया से सोचते हैं, समझते हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये करंट है I1, ये दूसरा वायर है, इसमें करंट है I2, इसमें करंट है ऐसे I3 और इसमें करंट है ऐसे I4। मैंने एक क्लोज्ड लूप लिया, ऐसे मैंने एक क्लोज्ड लूप लिया ऐसे, और मैं इसमें बी डॉट डी एल ऐसे निकाल रहा हूँ, ऐसे बड़ा ध्यान देना, यू ऐसे बी डॉट डी एल ऐसे निकालने के मूड में हूँ। इन चारों की वजह से कुल मिलाकर इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे, मुझे बी डॉट डी एल निकालना है, तो ऑफकोर्स बड़ा डी एल तो हम इस लूप के अलोंग ऐसे लेंगे। इमेजिनरी लूप है, एक्चुअल कोई लूप होना जरूरी नहीं है। इस तरह के लूप को हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज योर एम्पीरियल लूप। और हमने इस पॉइंट पर बी डॉट डी एल निकाला, फिर हमने इस पॉइंट पर बी डॉट डी एल निकाला, फिर इस पॉइंट पर, 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 फिर इस पॉइंट पर। मैं इसको नाम दे रहा हूँ, लेट्स से दिस इज लूप 1। कुल मिलाकर मैं इस लूप 1 पर अगर बी डॉट डी एल निकालूंगा तो दिस बी इज ड्यू टू ऑल, दिस इज ड्यू टू I1, I2, I3, I4, बट इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, ये बी डॉट डी एल जो है ये बाहर वाले तारों पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस क्लोज्ड लूप से जो तार गुजरे हैं उनके करंट पर ही डिपेंड करेगा, बाहर वालों पर डिपेंड नहीं करेगा। सर अंदर वाला करंट क्या लिखूं, I1 प्लस I3 लिख दूं? थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि करंट में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, सॉरी बेटा इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। तो सर कौन से को प्लस लिखूं, कौन से को माइनस लिखूं? सर तो अपोजिट से आ रहे हैं। इसमें एक लॉ है, साइन कन्वेंशन है, देखना आपको बी डॉट डी एल निकालना है ऐसे, यू डॉटेड वाली जो लाइन है बड़ा आपसे दूर है और डार्क वाली लाइन आपकी तरफ है, तो ऐसे निकालना है। बी डॉट डी एल ऐसे निकालना है आपको, तो एक काम कीजिए, बी डॉट डी एल अगर ऐसे निकालना है तो जिस तरफ मैं आपको बी डॉट डी एल निकालना है
राइट हैंड को ऐसे घुमा दो, यूं, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जो करंट आए उसको तो पॉजिटिव लेना है और नीचे की तरफ करंट आए तो उसको नेगेटिव लेना है। समझ गए इस बात को? आपको बी डॉट डी एल निकालना है ऐसे, ऐसे यूं निकालना है, तो अपने राइट हैंड को यूं घुमा दो, एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाला जो वेक्टर है उसे पॉजिटिव, उसे ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है तो उसे पॉजिटिव लेना है, तो ऊपर वाले करंट को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाले करंट को नेगेटिव लेना है। इसलिए आपका I2 पॉजिटिव आएगा और I3 नेगेटिव आएगा, सो इट विल बी I2 माइनस I3। सिंपल सिंपल। मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लूँ आपके सामने। चलिए बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ऐसा एक लूप और है, और मुझे है ना बी डॉट डी एल ऐसे निकालना है बेटा, मैंने एरो लगा रखी है ऐसे, डॉटेड वाला आपसे दूर है तो उसमें तो यूँ जा, ऐसे बी डॉट डी एल निकालना मुझे, यूँ बी डॉट डी एल निकालना है, निकालेंगे। ये तो लूप 1 की बात हुई बेटा, अब मैं लूप 2 की बात कर रहा हूँ। इसे लूप 1 नाम दे दिया मैंने, मैं लूप 2 में निकाल रहा हूँ। लूप 2 के अंदर मैंने बी डॉट डी एल निकाला है इन ए क्लोज्ड लूप एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इसके अंदर से कितना करंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ना, ये तो हर पॉइंट पर सबकी वजह से है, जितने भी I1 I2 I3 4 है सबकी वजह से है। बट हम जानते हैं कि जो बी डॉट डी एल है वो आपके I1 और I2 पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ I3 और I4 पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन आपको सर किसको पॉजिटिव लें किसको नेगेटिव, तो आपको लॉजिक बता चुका हूँ। ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर निकालो। सर एरिया वेक्टर कैसे निकालो, देखा आपने, आपको बी डॉट डी एल ऐसे निकालना है, तो अपने राइट हैंड को यूँ घुमा दो, तो मेरे पास एरिया वेक्टर आ गया नीचे की तरफ। तो जो करंट इस क्रॉस सेक्शन से नीचे जा रहा है उसको प्लस लेना है, जो ऊपर जा रहा है उसे माइनस लेना है। तो नीचे कौन सा करंट जा रहा है, I3, ऊपर कौन सा करंट जा रहा है, I4, तो I3 आएगा पॉजिटिव और I4 आएगा नेगेटिव। तो आप कह सकते हो दैट इज सिंपली I3 माइनस I4। फेयर एनफ। कोई मुझे कह दे कि सर ऐसा लूप है, ऐसे, दिस इज माई लूप 3 और मुझे ऐसे बी डॉट डी एल निकालना है। भाई ऑफ कोर्स बात है, ऐसे बी डॉट डी एल निकालने में और ऐसे बी डॉट डी एल में माइनस का अंतर आएगा, ठीक है, अपोजिट आएंगे एग्जैक्टली। तो इसलिए पता होना चाहिए हमें बी डॉट डी एल निकालना है। इसमें ऐसे आपकी तरफ से यूँ आते हैं, मेरी तरफ से यूँ आते हैं, ऐसे निकाल देंगे। लूप 3 में अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, आई कुड ईजिली से कि इट इज म्यू नॉट इनटू अंदर वाला करंट। बेटा अंदर करंट है कितना, तो आप बोले सर करंट है I1 I2 I3, मैग्नेटिक फील्ड तो सबकी वजह से है। देन बी डॉट डी एल जो वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले करंट पर डिपेंड करता है, बाहर वाले करंट पर डिपेंड नहीं करता। तो किसको पॉजिटिव लिखें किसको नेगेटिव लिखें, तो हम जानते हैं कि वापस से देखना बेटा, ऐसे निकालना है बी डॉट डी एल, तो ऐसे निकालना है तो राइट हैंड को यूँ घुमा दो, ऊपर वाला एरिया वेक्टर पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया वेक्टर नेगेटिव। ऊपर कौन सा है, I1 ऊपर है तो प्लस, I2 नीचे है माइनस, I3 नीचे है माइनस। तो आप कह सकते हो कि सिंपली सर दिस इज I1 माइनस I2 माइनस I3। आई होप इट्स ओके। लास्ट है, तुम कर लो। मैंने बच्चों एक लूप ले रखा है ऐसे, ये क्लोज्ड लूप है, दिस इज माई लूप नंबर 4 और मुझे इसमें बी डॉट डी एल ऐसे निकालना है। बड़ा डार्क वाली साइड आपकी तरफ वाली है, यू निकालना है मुझे, निकाल लेंगे। लूप 4 में अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बी डॉट डी एल क्या होगा, आई कुड से कि दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इन। अंदर से सारा करंट गुजर रहा है, I1 I2 I3 I4 सब इसी में से गुजर रहे हैं। सर किससे पॉजिटिव लूँ किससे नेगेटिव लूँ, आपकी तरफ से करंट यूँ है, मेरी तरफ से यूँ है, ऐसे। सॉरी करंट नहीं बेटा, बी डॉट डी एल निकालना है ऐसे। और बी डॉट डी एल इस लूप में से अगर निकालना है तो आप एक काम कीजिए और राइट हैंड को यूँ घुमा दीजिए,
अंगूठा आ गया नीचे की तरफ, तो ऑफ कोर्स इस सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। नीचे की तरफ जो करंट है आपके कौन से करंट है नीचे की तरफ? छोटा I2 ऊपर था क्या? और बेटा I1 और I2 दोनों सेम साइड में थे। सॉरी बेटा हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, मैंने बेटा गलती से लिख दिया है। ठीक है, हाँ वापस से करते बेटा। I1 एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, I2 एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, I3 है नीचे, वो आएगा नेगेटिव, I4 आएगा पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। बेटा मैंने थर्ड में सिली मिस्टेक कर दी थी, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो लूप थर्ड है, हमारा जो लूप थर्ड था, इसमें मुझे बी डॉट डी एल निकालना था ऐसे ही लूप, तो मैंने हाथ घुमा दिया ऐसे, ऊपर वाला प्लस, I1 जा रहा था ऊपर तो ऑफ कोर्स प्लस, I2 जा रहा था ऊपर तो ऑफ कोर्स प्लस, I3 आ रहा था नीचे तो माइनस। तो I1 से पहले प्लस, I2 से पहले प्लस और I3 से पहले माइनस। ठीक, आई होप साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तो बी डॉट डी एल हम लूप में ऐसे निकालते हैं या ऐसे निकालते हैं, उसमें प्लस माइनस का अंतर तो पड़ेगा, पढ़ना भी चाहिए बेटा। बी और डी एल के बीच में एंगल में भी फर्क पड़ता है, तो ऑफ कोर्स वही अंतर आपके इस प्लस माइनस में भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। अब ये बात भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स निकाल सकते हैं, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स हम लोग निकाल सकते हैं यूज करके। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इस तरह के सिमेट्रिक सर्किट्स के कारण ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे, जिसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हो, इनके कारण ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे एम्पियर्स लॉ को यूज करके। तो सबसे पहले दैट इज अवर इनफाइनाइट वायर। ये बच्चों आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें लेट से जो करंट है वो I है। मुझे इस वायर से R डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर आपको R डिस्टेंस दूर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो सबसे पहले एक एम्पीरियन लूप बनाओ। तो मैंने बना दिया, ऐसे मैंने एक एम्पीरियन लूप बना दिया R रेडियस का। तो सुनिए बेटा, यहां से R डिस्टेंस दूर को एम्पीरियन लूप बना दिया। यहां पर इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आती है, एज वी नो दैट इज B, और इसी तरफ आपका DL आएगा, दैट इज DL। हर पॉइंट पे ये हालत है, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगी D, और आपका जो DL आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, दैट इज DL। इस पॉइंट पर अगर देखूँ तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से जो B वेक्टर आएगा वैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, और जो DL आएगा वो भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में आएगा। हर जगह यही हालत है। यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका जो B वेक्टर आएगा वो भी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही आएगा, और हम लूप के अलॉन्ग छोटे छोटे DL ले रहे हैं वो भी एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में ही आएगा। इसी को अगर हम देखना चाहें तो टॉप व्यू से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं। अगर इस सारे के सारे अरेंजमेंट को अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ऐसा नज़र आएगा कि ये तो रहा हमारा एम्पीरियन लूप, और ये रहा हमारा करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट है I डॉट। डॉट मतलब करंट बाहर की तरफ है। भाई ऊपर से देखने पर तो करंट बड़ा यूँ आ रहा है, तो ऊपर से देखने पर ऐसे करंट ऐसे हमारी तरफ आ रहा है। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, दिस इज अवर एम्पीरियन लूप। मुझे यहाँ से R डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस डायग्राम को देख लो, इसको देख लो, एक ही बात है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे टेंजेंशियली, यहाँ से R डिस्टेंस दूर जाऊँगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इतनी आएगी, डायरेक्शन ऑफ कोर्स अलग है। यहाँ जाऊँगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, मैग्नीट्यूड बाय सिमेट्री सेम आएगी। R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर, R डिस्टेंस इधर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड बाय सिमेट्री सेम आएगा।
अब बी डॉट डी एल निकालना तो डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेते रहो। डी एल आपके पास इस तरफ आएगा छोटा सा, बी और डी एल के बीच में एंगल है 0। यहाँ पर आऊँगा तो इधर की तरफ छोटा सा डी एल आएगा, बी भी इस तरफ डी एल भी इस तरफ, थीटा की वैल्यू आ गई है 0 डिग्री। बी भी इस तरफ डी एल भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना आ गया 0 डिग्री। चलिए हम हमारा एम्पीरियन लॉ लगाते हैं, एम्पीयर्स लॉ लगाते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल शुड बी इक्वल टू, सर इंटीग्रेशन से बी वेक्टर को बाहर निकाल लूं? बिल्कुल नहीं। इस पूरे के पूरे एम्पीरियन लूप में बी वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है, क्योंकि बी वेक्टर तो वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन तो हर जगह अलग अलग है, और डायरेक्शन अगर हर जगह अलग अलग है तो ऑफकोर्स हम बी वेक्टर को बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 0। हर जगह आपकी बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच में एंगल आपका 0 आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रही है, और डी एल डायरेक्शन भी तो ऑफकोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ही है। अब बी को बाहर निकाल लो। सर अब क्यों निकाल लूँ बाहर? बी वेक्टर बाहर निकालने से मना कर रहे थे आप, और बी को बाहर निकालने के लिए बोल रहे हो। वो इसलिए कि बी वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड है इन वेक्टर फॉर्म, और ये जो B है ये है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं कि बाई सिमेट्री इस तार से r डिस्टेंस इधर, r डिस्टेंस इधर, r डिस्टेंस इधर, भले ही डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। याद करो ऐसी बहकी बातें अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर रखी हैं, बिल्कुल वैसी बातें हम यहाँ पर भी रिपीट कर रहे हैं। इन ए क्लोज लूप दैट इज B, DL 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 जोड़ोगे पूरी लेंथ आ जाएगी। वी नो दैट कि पूरी लेंथ इज 2 पाई r एंड इट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू अंदर वाला करंट। सर अंदर वाला करंट कैसे लिखूं? इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट गुजर रहा है? आप बोलो सर इस क्रॉस सेक्शन से करंट गुजर रहा है I, तो I लिख दो, काम बन जाएगा। लेकिन प्लस I लिखें या माइनस I लिखें तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर B डॉट डी एल आप ऐसे निकाल रहे हो, तो अपने राइट हैंड को यू घुमाओ, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ करंट है तो प्लस, अंदर की तरफ करंट है तो माइनस। यहाँ पर तो करंट बाहर की तरफ ही है तो आप सिर्फ उसको प्लस में I लिख दो, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। बहुत कोई कमाल का काम नहीं किया हम लोगों ने, हमें पहले से वाला फॉर्मूला आता था, हम लोगों ने याद कर रखा है। हालांकि पहले वाला जो तरीका था वो मोर और लेस थोड़ा सा इंटीग्रेशन रिलेटेड था। आई होप सबको याद भी आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चलते हैं बेटा, एम्पियर्स लॉ का यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग शीट। आप ये कहोगे सर तो पढ़ रखा हम लोगों ने, बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन हम लोगों ने तब है ना आंसर शायद म्यू नॉट k/2 निकाला था। ऐसा नहीं कि आज कुछ नया निकाल देंगे, आंसर तो वही आएगा, लेकिन हमने उस टाइम पर शायद इंटीग्रेशन वगैरह का यूज़ किया था। आज हम ऑफकोर्स थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ से उस काम को कर सकते हैं। तो सुनिएगा, आई रियली होप कि कहानी सबको याद होगी। यहाँ पर आपके पास एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट है जिसका मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। बाकी शीट तो बड़ा ऐसे है यूँ पूरी की पूरी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन दिखा। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ शीट। और बड़ा इधर लेंथ भी इनफाइनाइट तक है, मैंने सिर्फ इतनी दिखाई है, बाकी इधर तो इनफाइनाइट तक है।
इसी तरफ से इधर भी इनफाइनाइट तक ही है। ठीक है, इस शीट में जो करंट है वो ऐसे है, यू अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है, और जो करंट है उसका मुझे के दे रखा है। के मतलब यहां पर आपका करंट पर यूनिट लेंथ। मुझे इस शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x दूर कोई पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहां से कुछ डिस्टेंस दूर जाकर एक इनफाइनाइट वायर लूंगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। उतने डिस्टेंस यहां दूर जाकर एक इनफाइनाइट वायर लूंगा, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड का ऊपर वाला कंपोनेंट और इस मैग्नेटिक फील्ड का नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और कुल मिलाकर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे, इस इनफाइनाइट शीट के पैरेलल। ये बात हमें पहले से पता है। ठीक है, तो आप एक एम्पीरियल लूप बनाइए बेटा ऐसे। आप एक एम्पीरियल लूप बनाइए इस तरह से। ऐसे ऐसे वो डिस्टेंस x ऊपर था, मैं ये भी x डिस्टेंस नीचे। इसकी जो लेंथ है एक बार के लिए आप L रख लीजिए, तो ये लेंथ भी आपके पास L। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियल लूप है। दिस इज योर एम्पीरियल लूप। अब मेरी बात ढंग से सुनो, देखो मैं इन पॉइंट से कुछ बोल रहा हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, लेट्स से दिस इज पॉइंट 2, let's say this is point 3 and let's say this is point 4। इन तारों के कारण ऊपर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। इसी तरह से इन तारों के कारण नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर की तरफ। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर की तरफ। सोचना मुश्किल तो नहीं है। तार है बेटा, करंट है ऐसे, तो अंगूठा इस तरफ, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उस तरफ हथेलियाँ फैला दी यूँ, हथेलियाँ पॉइंट कर रही हैं इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। बाय सिमेट्री कह सकता हूँ कि x डिस्टेंस दूर अगर मैग्नेटिक फील्ड b है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ठीक है, तो हमने इस बात को मान लिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, 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 यहाँ भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। नीचे वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। नीचे वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लगाते हैं अपन तो एम्पियर्स लो, बिल्कुल लगाते हैं। इस पूरे के पूरे लूप में बेटा मैं ऐसे 1 2 3 4 से ऐसे आऊँगा। इंटीग्रेशन B dot dl should be equal to, in a closed loop, B वेक्टर बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भले ही सेम हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में उतना ही है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4 प्लस 4 से 1। ठीक है, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, सब दिख तो रहा ना। ठीक है, बढ़िया। पहले 1 से 2 चलते हैं। 1 से 2 B डॉट dl लिखना कितना आसान काम है।
बी भी इस तरफ, डीएल भी इस तरफ, 1 से 2 चलो बेटा, डीएल इस तरफ, डीएल इस तरफ, डीएल इस तरफ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सामने की तरफ, डीएल भी सामने की तरफ, दोनों के बीच में एंगल आपका 0, दोनों के बीच में आपका एंगल आएगा 0। तो आप 1 से 2 कह सकते हो कि सर दैट इज बी इंटू डीएल इंटू कॉस 0 प्लस, ये तो बात हुई 1 से 2 तक। 2 से 3 तक, 2 से 3 तक अगर मैं आऊँगा तो b तो है ऐसे, और ऑफ कोर्स dl 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 आपका dl आएगा ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90, dl ऐसे b ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90, इन पॉइंट्स पर b ऐसे dl ऐसे, अगेन द एंगल इज 90, इस पॉइंट पर b ऐसे और नीचे आ रहे हो dl ऐसे, दोनों के बीच में एंगल 90, हर जगह b और dl के बीच में एंगल आपका 90 आए। तो आप बोलोगे सर 2 से 3 तक मेरे पास आएगा b इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 90। ये कहानी है 2 से 3 की, प्लस 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 3 से 4, 3 से 4 में वही कहानी बेटा वापस रिपीट, b इस तरफ आपका dl 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 dl, ये भी इस तरफ, तो आप बोलोगे सर दैट इज अगेन b इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 0। ये कहानी है 3 से 4। और 4 से 1 में बेटा फिर से वही कहानी, b वेक्टर है ऐसे और आप 4 से 1 जा रहे हो तो dl है ऐसे, दोनों में एंगल 90, b है ऐसे ऊपर जा रहे हो dl ऐसे, एंगल है 90, तो मेरे पास आ गया दैट इज b इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ 90। हो गया हमारा काम तो बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो निपट गई, cos 90 तो 0 होता ही है तो उसे लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ी अपन को। हमारे पास आ गया b dl cos 0, बेटा b को तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dl कहाँ से कहाँ तक 1 से 2, यहाँ पर अगेन b को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन dl कहाँ से कहाँ तक 3 से 4। सर b को बाहर क्यों निकाल रहे हो, शुरुआत में आप मना कर रहे थे, शुरुआत में मना कर रहा था b वेक्टर को बाहर निकालने में, b तो निकाल ही सकते हो बाहर, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही है भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम, निकाल सकते हैं। 1 से 2 तक इंटीग्रेशन dl 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 जोड़ोगे तो क्या आएगा, l आएगा, तो आप कह सकते हो कि दैट इज b इंटू l। इसी तरह से ये भी b इंटू l हमारे पास आ गया, दैट इज 2 टाइम्स bl, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू नॉट टाइम्स इस एम्पीरियन लूप ने, इस एम्पीरियन लूप ने ये जितना एरिया एनक्लोज कर रखा है इसमें से कितना करंट गुजर रहा है वो लिखो। आप बोलोगे यहाँ कोई करंट नहीं है, यहाँ कोई करंट नहीं है, यहाँ कोई करंट नहीं, करंट तो सिर्फ यहाँ है, काश ये वाला करंट लिख दो बेटा, लिख दो दिस करंट विल बी, ये लेंथ अगर L है, ये लेंथ अगर L है तो यहाँ से तक की लेंथ भी कितनी है L, करंट पर यूनिट लेंथ है K, तो L लेंथ में करंट है K टू L, ठीक है, ठीक है। सर प्लस में क्यों लिखा बेटा, b डॉट dl जो है आप बेटा वो यूँ निकाल रहे हो, ऐसे करते 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 यूँ निकाल रहे हो, तो अपने राइट हैंड को यूँ ले जाओ, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ वाला एरिया आपका आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर करंट है अंदर की तरफ तो उसे हम लेंगे पॉजिटिव, L से आपका L कैंसिल हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया बेटा, बोलना कितना फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट K बाई 2, म्यू नॉट K बाई 2। हालांकि आप ये कह सकते हो कि सर इसमें ये x तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, x नहीं आया इस बात का अर्थ ये निकला कि यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह आपकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, तो इनफाइनाइट शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म आएगी। बस इतना फर्क है कि इस शीट के ऊपर वाले पॉइंट पर और शीट के नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड तो बेटा यहाँ यहाँ यहाँ
यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ हर जगह सेम है, यहाँ 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 डायरेक्शन भी सेम है, यहाँ 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 डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन यहाँ और यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, यहाँ डायरेक्शन इधर तो यहाँ डायरेक्शन इधर। ठीक है, रिजल्ट हमें पहले से आता ही था, हम तो सिर्फ और सिर्फ एम्पियर्स लॉ की प्रैक्टिस करने के चक्कर में सारा का सारा काम कर रहे थे। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक ऐसा ही आइडियल सिस्टम और उसके कारण भी बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एंड दैट इज आवर आइडियल सोलेनॉइड। दैट इज अवर आइडियल सोलेनॉइड। अच्छा सा डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन से नहीं, बड़ा हमने पहले इंटीग्रेशन से निकाला था, इस बार हम लोग थोड़ा सा एम्पियर्स लॉ से इसको वापस से निकालते हैं। रिजल्ट ऑफ कोर्स वही आएगा, बट सुन सकते हो आप। सबसे पहली बात, हाँ बेटा, मैं सबसे पहली बात तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आइडियल मतलब डेरिवेशन से पहले एक छोटी सी बात प्रूव करना चाहता हूँ। हालांकि मैं डायरेक्टली स्टेट भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा प्रूव करना चाहता हूँ। जैसे सुनिए, मैंने आपको ये समझाया कि अगर इस तरह से कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से यूँ करंट जा रहा है, तो उसको आप एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हो, और वो भी ऐसी मैग्नेट छोटी सी जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर। फेयर इनफ। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर अगर ध्यान से देखो तो ऐसे बहुत सारे लूप्स एक साथ लगे हुए हैं जिसमें करंट यूं 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 जा रहा है। तो आइडियल सोलेनॉइड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ लूप्स। ऐसे बहुत सारे लूप्स लगे हुए। उसके साइड में एक आइडियल सोलेनॉइड अगर देखो तो इसके साथ में एक लूप और, एक लूप और, फिर एक लूप और, फिर एक लूप और, ऐसे बहुत सारे लूप्स हैं। तो आप उसको ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स मान सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेट्स मान सकते हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपका जो आइडियल सोलेनॉइड है, इट विल बिहेव लाइक ए लॉन्ग मैग्नेट। इट विल बिहेव लाइक ए लॉन्ग मैग्नेट। सिर्फ और सिर्फ एक लूप होता तो एक छोटा सा मैग्नेट, अगला लूप होता करंट कैरिंग वायर का तो एक छोटा सा मैग्नेट, एक लूप और होता करंट कैरिंग वायर का तो छोटा सा मैग्नेट। अब इतने सारे छोटे 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 मैग्नेट एक साथ रख दो तो बहुत बड़ी मैग्नेट बन जाएगी। और अगर मान लो कि उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर और साउथ पोल यहाँ पर है, तो उसके कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूँ आएंगे, और उसके कारण अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूँ आएंगे तो मैंने आपको पहले से सिखा रखा है, तो जस्ट मैग्नेट के नज़दीक वाले जो पॉइंट होंगे मिड पॉइंट के आस पड़ोस में, लेकिन बाहर उन वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पहुंचेंगे ही नहीं। और वहाँ पर अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पहुंचेंगे, इसका मतलब बेटा वहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। इसलिए एक अच्छा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि आइडियल सोलेनॉइड के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो जीरो आएगा। कहाँ पर? जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो आएगा। फिर दूर जाओगे तो हो सकता है कि बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, नज़दीक वाले पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड के इकलौता तार होगा ना, सिर्फ इकलौता तार होता तो फिर तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होती, लेकिन ऐसे इकलौता तार थोड़ी है, बहुत सारे तार एक साथ हैं, तो इट विल बिहेव लाइक ए लॉन्ग मैग्नेट। और लॉन्ग मैग्नेट में बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यूँ दूर से निकल कर आती है और नज़दीक वाले पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होती, और उस कारण से मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होती है। सर ये वाली बात क्यों बता रहे हो? ये वाली बात आपने एक बार पहले ही बताई थी, वो बेटा डेरिवेशन में हल्का सा इसका यूज़ है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो थोड़ा काम चोरी करते तो डायरेक्ट ही बोल देते, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस तरीके से आपको ये वाली बात समझा सकता हूँ यार, है ना। बाकी ठीक है, सुनिएगा। ये रहा आपका आइडियल सोलेनॉइड। इस तरह का एक आइडियल सोलेनॉइड है, और
इसमें इस तरह से करंट जा रहा है। जो करंट जा रहा है वो ऐसे आई, स्मॉल एन गिवन है। करंट बच्चों देखना कैसे जा रहा है, यूं ऊपर वाले पॉइंट से अंदर जा रहा है और नीचे वाले पॉइंट से बाहर आ रहा है। ऊपर वाले पॉइंट से अंदर मतलब मेरी तरफ, और नीचे वाले पॉइंट से बाहर मतलब आपकी तरफ, ऐसे यूं जा रहा है। ध्यान रखना इस बात को, है ना, डायरेक्शन में काम आएगा। मैंने कैसे बोला, कैसे था, ऊपर वाले पॉइंट पर मेरी तरफ, नीचे वाले पॉइंट से आपकी तरफ, ऐसे आ रहा है। ठीक है, आप है ना ऐसे एक छोटा सा एम्पीरियल लूप लो। बड़ा मैं बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के मूड में हूँ। एक छोटा सा ऐसे एम्पीरियल लूप लो। दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3 एंड दिस पॉइंट इज 4। ठीक है, करंट बड़ा आपने कैसे माना था, ऐसे, ये अपना एम्पीरियल लूप है। इस एम्पीरियल लूप वाले अरेंजमेंट को ऐसे अलग से दिखा लो। दिखा रहा हूं बेटा, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शेप का आपका ये एम्पीरियल लूप है जिसमें अलग से दिखा रहा हूं। टेक योर टाइम, आराम आराम से। This point is your 1, this is 2, this is 3, this is 4. 1 और 2 पॉइंट ऑफ कोर्स अंदर है, 3 और बड़ा पॉइंट 4 पॉइंट आपका बाहर है। ठीक है, यहाँ पर बड़ा करंट ऐसे अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, करंट बच्चों यूँ जा रहा है ऐसे, तो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, यूँ magnetic field will be like this. बाहर किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये लेंथ में एक बार के लिए मानना चाहूँ तो L मान लेता हूँ। ठीक है, हमें तो काम ही क्या था बेटा, अप्लाई एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। इस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसको बेटा तुम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना बेटा। वैसे ना ऐसे ले सकते थे 1 2 3 4, लेकिन अब ऐसे ले लिए चलेगा। एक ही बात, कैसे लो, पहले गए हम 1 से 2 बी डॉट डी एल, फिर हम जाएंगे 2 से 3, फिर हम जाएंगे 3 से 4 और फिर हम जाएंगे 4 से 1। 1 से 2 गए, 1 से अगर 2 जाओगे तो B ऐसे है, DL ऐसे है, तो हर जगह B और DL के जो एंगल कितना हो गया, पाई। तो ऐसे लिख दो, दैट इज B इंटू DL इंटू कॉस पाई प्लस 2 से 3। 2 से 3 में अंदर वाले पॉइंट पर तो आपका B वेक्टर है ऐसे और DL वेक्टर है ऐसे, तो एंगल 90 हो गया। बाहर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो इस कारण से 0 हो जाएगा। अंदर वाले पॉइंट पर तो एंगल 90 है, तो वो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 0 हो गया, और बाहर वाले पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो इस कारण से 0 हो गया। 3 से 4 अगेन मैग्नेटिक फील्ड 0। 1 से 4 में यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और DL ऐसे, तो 0 आ गया। बड़ा यहाँ से -B तो बाहर आ गया, DL 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 जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, L। एंड इट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू μ0 इनटू अंदर वाला करंट। ये करंट लिखना है मेरे को, ये करंट लिखना है। हाँ, लिख देंगे, लिख देंगे। एक तार में से, एक इसमें से करंट गुजर रहा I,
इसमें से भी करंट आई, 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 ऐसे कितने जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक में से करंट है आई और इन सब की संख्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। सर प्लस माइनस, बड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बी डॉट डी एल निकाली है ऐसे, मैंने बी डॉट डी एल निकाली है ऐसे, तो मैं हाथ को घुमाऊंगा ऐसे, तो बाहर वाला एरिया पॉजिटिव, अंदर वाला एरिया नेगेटिव। यहाँ पर तो करंट है अंदर की तरफ, तो माइनस लगा देना। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। एल से एल बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। और आपके पास अंदर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट एन आई। इंटीग्रेशन वगैरह से बड़ा हमने आंसर निकाला था एग्जैक्टली ऐसे है। और यहाँ पर तो मैंने थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखा दी, और केयरलेसनेस दिखाने के चक्कर में मैंने बी डॉट डी एल जो है वो ऐसे ऐसे निकाल लिया। इस कारण से मेरा एम्पियर्स लॉ के अंदर भी जो मैंने लगाया उसमें भी बी डॉट डी एल निकाला वही माइनस में आया, और जो करंट आया वही माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अगर मैं थोड़ा सा और ढंग से किया होता तो मैंने है ना 1 यहाँ लिखा होता, 2 यहाँ लिखा होता, 3 यहाँ लिखा होता और 4 यहाँ लिखा होता, और फिर बी डॉट डी एल यू निकाला होता, और बी डॉट डी एल यू निकाला होता तो बी डॉट डी एल भी पॉजिटिव आता, और फिर यू निकालना होता तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया पॉजिटिव, तो करंट भी आपका पॉजिटिव आता, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर तो आपका सेम ही आता। तो आप चाहे बेटा बी डॉट डी एल चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे बी डॉट डी एल ऐसे निकाल लो, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बी डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा तो उधर करंट भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर आपका बी डॉट डी एल नेगेटिव आएगा तो वह करंट भी नेगेटिव आ जाएगा। हालांकि मैंने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया था, है ना, मैंने थोड़ी केयरलेसनेस से बड़ा बी डॉट डी एल ऐसे निकाल दिया मैंने, लेकिन आपने नोटिस डी एल भी नेगेटिव आया और जो करंट था वो भी नेगेटिव आया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? कैंसिल। और अगर मैं थोड़ा और बड़े ऐसे करता तो मैं फिर क्या करता, यहाँ 1 लगाता, यहाँ 2 लगाता, यहाँ 3 लगाता और यहाँ 4 लगाता, फिर बी डॉट डी एल लगाता, और फिर वो बी डॉट डी एल आता पॉजिटिव, और फिर मैं कहता कि देख बेटा यूँ है तो हाथ घुमा दे ऐसे, अंदर की तरफ वाला करंट पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस या प्लस लगाता, मेरा आंसर आपसे सेम आता है कि नहीं बेटा? आई होप आप इस बात को समझ गए, पक्का ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा ये था हमारा सोलेनॉइड। नेक्स्ट इज आइडियल टोरॉइड। नेक्स्ट इज आइडियल टोरॉइड। आइडियल टोरॉइड में क्या करना? आइडियल टोरॉइड इज नॉट दैट मच डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सोलेनॉइड। हमारा जो आइडियल सोलेनॉइड था ना, उसके दोनों एंड्स को पकड़ना और ऐसे मिला दो और सर्कुलर शेप दो उस आइडियल सोलेनॉइड को। ये जो अरेंजमेंट बन के आया है ये आपका समथिंग लाइक आइडियल टोरॉइड है। जो आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे स्ट्रेट जाया करती थी, वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अब ऐसे सर्कल में जाएंगी। बना लेंगे अपन, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका जो आइडियल सोलेनॉइड था उसके दोनों एंड्स को ऐसे पकड़ो और मीट करा दो, और उस पूरे के पूरे आइडियल सोलेनॉइड वाला जो सिलेंड्रिकल पाइप था उसको ऐसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर रख दो, ऐसे रख दो। दैट्स इट, दिस इज अवर आइडियल टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड भी मोर और लेस मैग्नीट्यूड में वही आएगी, हाँ डायरेक्शन में ज़रूर वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा सिलेंडर के अलोंग यूँ जा रही थी, अब आपका सिलेंडर यूँ है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी यूँ जाएंगी। देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपके पास वही सिलेंड्रिकल नॉन मेटेलिक ट्यूब है इस तरह से, इस तरह से
अरे यार, ठीक है ना, ये सेंटर है, ये आपका इनर रेडियस मान लेते हैं ए, ये आपका आउटर रेडियस मान लेते हैं बी। ऐसे आप मीन रेडियस मान सकते हो। अक्सर वैसे मीन रेडियस हो सकता है कि आपको सवाल में दे रखा हो, अदरवाइज आप रफली ऐसे कह सकते हो कि मीन रेडियस इज बेसिकली इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2। मीन रेडियस दे रखा हो, बड़ा अच्छी बात है। ठीक है, तार हमने कैसे लगा रखे हैं बड़ा बता देता हूँ। यहाँ से कोई वायर आया और हमने इस तरह से टाइटली रैप्ड कर रखे हैं, इस तरह से, बिल्कुल वही कहानी बना सेम। समझ गए होंगे आप, है ना। हमने तार जो है वो इस तरह से लपेट रखे हैं, बिल्कुल टाइटली रैप्ड है बेटा, एक दूसरे को टच करते हुए। ऐसे तार हैं जिस पर क्लैडिंग है, मतलब इंसुलेटिंग कवर टाइप है। ऐसे, ठीक है। करंट जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे, ठीक है। करंट जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे। जब इस पूरे सिलेंड्रिकल वायर में करंट जाएगा ऐसे, आएगा ऐसे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे सिलेंडर के अंदर यूं जाया करती थी, वही मैग्नेटिक फील्ड अब जो होगी पूरे के पूरे इसके अंदर यूं जाएगी। अब वो ऐसे, यूं आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। ऐसे, इस तरह से आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। कैपिटल एन जो है, दिस इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने हैं तो एन अपॉन बड़ा इसकी पूरी लेंथ, पूरी लेंथ को आप बड़ा 2 पाई आर मीन भी लिख सकते हैं, आर एवरेज लिख दो बड़ा, मीन। मैं इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 पाई आर करता हूँ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। चलिए बच्चों, अच्छी बात। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकाल लेंगे। अगेन बेटा हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एम्पियर्स लॉ से ही निकालेंगे। हम लोग इसको तो एम्पियर्स लॉ से ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो करते हैं। यहाँ पर एक एम्पिरियल लूप लेंगे बेटा अपन, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास एक तरह से जो इनर वाला जो अरेंजमेंट है वो है, इनर वाली जो रिंग है, अंदर वाला जो सेक्शन है वो है। और उसके बाहर जहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर मैंने ये एम्पिरियल लूप लिया है, वहाँ मैंने ऐसे एम्पिरियल लूप लिया है, ऐसे। ऐसे मैंने एम्पिरियल लूप लिया है। दिस इज माई एम्पिरियल लूप, ठीक है बच्चों।
अब तार में बड़ा हम ऐसे मान लेते हैं कि जो करंट है वो इस तरह से गया है यूं, ऐसे यूं चलते चलते इस वाले पॉइंट से बाहर आते हुए, ठीक, ऐसे मान लेता हूँ कि यहाँ से करंट बड़ा बाहर आ रहा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है, यहाँ बाहर आ रहा है, यहाँ अंदर जा रहा है। तो यहाँ डॉट लगा सकते हो, यहाँ क्रॉस, यहाँ डॉट लगा सकते हो, यहाँ क्रॉस। मैं बाहर वाला बना नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हर एक जगह से ऐसे करंट बाहर की तरफ, 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 ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे पूरे में, ठीक है। क्या क्या देखो, करंट ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। ये हमारा एम्पिरिकल लूप है। इस एम्पिरिकल लूप के अंदर ये इनर रेडियस है ए, जिसमें करंट आ रहा है बाहर की तरफ। ऐसे ही आउटर वाला भी है, उसमें करंट है ऐसे अंदर की तरफ। दिखाना चाहो दिखा सकते हो, हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं है। सर यूज़ क्यों नहीं है बेटा? हम तो आई इन लिखते हैं, मतलब एम्पिरिकल लूप के अंदर जो करंट है उसी में इंटरेस्ट होता है, बाहर वाले में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो बाहर वाला दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है, बट कोई फ़ायदा है नहीं उसका, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि सर बाहर से भी ऐसे करंट है। अब इस एम्पिरिकल लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, वो ऐसे चलते 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 मैग्नेटिक फील्ड जो वो इस तरह से सिलेंडर के अलोंग हो, ऐसे, ठीक है। बी जो होगा वो ऐसे होगा। आपका डीएल वेक्टर जो है बड़ा, वो भी ऑफ कोर्स इसके अलोंग ही होगा। दोनों के बीच में ऑफ कोर्स एंगल कम्स आउट टू बी जीरो। बी वेक्टर भी टेंजेंशियली और आपका डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियली, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर कम्स आउट टू बी जीरो। तो चलिए काम पे लगते हैं। हमें इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करना है। सर बी वेक्टर को बाहर निकाल लूँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर, यहाँ बी वेक्टर सेम थोड़ी है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो बी वेक्टर हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर बी वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है तो बी वेक्टर को बाहर निकालने की गलती तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इंटू कॉस ऑफ जीरो। ये जरूर कर सकते हैं, हर जगह बी और डी एल दोनों ही टेंजेंशियली है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो चलेगा। हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज, अब बी को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन डी एल। सर बी वेक्टर बाहर नहीं निकाल रहे थे, बी बाहर निकाल रहे हो, ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए कि बी वेक्टर हर जगह अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण, लेकिन डीएल सॉरी बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हर जगह सेम है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बेटा बी तो बाहर आ गया, ये इंटीग्रेशन डीएल क्या करोगे बेटा? डीएल 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 अगर लिखूंगा तो मेरे ख्याल से तो सरकमफेरेंस की लेंथ आ गई, दैट इज 2 पाई आर। आर इज ऑफ कोर्स द मीन रेडियस। मीन रेडियस अक्सर सवाल में दे रखी होती है, ना दे रखी हो तो आप लोग जानते बेटा क्या करना है अपन को, दैट इज ऑफ कोर्स इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस अपॉन 2। एंड वी नो दैट कि बाई एम्पियर्स लॉ इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू अंदर वाला करंट। अब ये जो बी डॉट डीएल है ना, ये जो बी डॉट डीएल है, ये जो बी डॉट डीएल मैंने निकाला है, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर जो करंट है उस पर ही डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले के करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। और जैसा आप देख रहे हो कि बाहर वाला करंट ऐसे अंदर की तरफ, अंदर वाला करंट बाहर की तरफ, 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 सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला करंट ही लिखना है। सर करंट तो आई है, आई तो करंट सिर्फ और सिर्फ एक बार है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, कितनी बार है? मेरे ख्याल से नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल एन, तो कुल मिलाकर आप करंट लिख सकते हो कैपिटल एन टाइम्स आई। सर डायरेक्शन,
बेटा आप बी डॉट डी एल निकाल रहे थे ऐसे, तो हाथ घुमा दो ऐसे, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो बाहर वाले करंट को लेना है पॉजिटिव, अंदर वाले को लेना नेगेटिव। सर अंदर वाला लिखा क्यों नहीं? बेटा अंदर वाला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बी डॉट डी एल में जो फॉर्मूला था वो म्यू नॉट आई इन था, सिर्फ अंदर वाला करंट लिखना है। बाहर वाला करंट अगर हमने गलती से लिख दिया ना तो इसको तुम एन आई लिख दोगे, फिर उसको आप माइनस एन आई लिख दोगे, फिर तो जीरो आ जाएगा। बाहर वाला करंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी डॉट डी एल में हम अंदर वाला करंट ही लिखते हैं। और जैसे इसको सॉल्व किया, हमारे पास टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2πr। समझदार बच्चों को पता है कि फॉर्मूला मोर और लेस सेम ही है। ये कैपिटल एन अपॉन 2πr जो है यही हमारा एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सो दिस इज नॉट स्टिल डिफरेंट फ्रॉम म्यू नॉट एन आई। हाँ, बड़ा अंतर ये जरूर आ गया है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे थे कि वो सारे के सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप बना रहे थे। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ कोर्स ऐसा सर्कुलर शेप बना रहे हैं, ऐसा सर्कुलर शेप। आई होप बड़ा ठीक है, ये वाली बात तो बड़ा आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा थोड़ा होमवर्क कर सकते हो। हालांकि बेटा लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया ही था, तो उससे भी एक थोड़ा सा और दे देता हूँ आगे का काम। बड़ा ईएमएफ की शीट का एसेंशियल पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए बी सी डी। बेटा 4 सेक्शन है, आप एक बार उनको ट्राई कर सकते हो पार्ट 1 में। पार्ट 2 के अंदर बेटा एक बार सिर्फ सेक्शन ए बी करना, सी को बेटा एक बार ठीक है ना, आप सवाल छांट सकते हो कौन से करने, कौन से नहीं करने। ठीक है, एक बार आप उनको अवॉइड ही कर सकते हो। ठीक, इतना सा काम है। बाकी मैंने आपको HCV के अंदर क्वेश्चंस तो लिखाई दिए थे कि आप कौन से कर सकते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी, कल मिलते हैं।